नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो है मेडिएवल हिस्ट्री का सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से हम लोग पहले सल्तनत काल के शासक सब देख लेते हैं शॉर्ट रिवीजन में, उसके बाद चलेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बताइए, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सैयद वंश खिज्र खां जो थे किनके सेनापति थे? तैमूर लंग के। किसके? तैमूर लंग के। तैमूर लंग के पुत्र के नाम का नाम क्या था? शाहरुख। क्या था? शाहरुख। और खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या था? मुबारक खां। ठीक है, वही शाह की उपाधि धारण की थे। ठीक है, बताइए मुबारक शाह जो थे, मुबारक शाह के बाद कौन आए थे? मुबारक शाह। चलिए, उनके बाद तो कोई नहीं आए थे। सैयद वंश कितने वर्षों तक चला? लगभग 37 वर्षों तक। ठीक है, बताइए लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश जो है बहलोल लोदी ने स्थापना किया था। बताइए बहलोल लोदी जो थे कौन से ऐसे शासक थे जो कि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किए थे? खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां ऐसा शासक थे जो कि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला। ठीक है, बताइए मकसद ए अली कहकर सरदार को कौन से शासक पुकारते थे? बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। सर बताइए कौन से ऐसे शासक थे जो कि मकसद अली यानी सरदार के खड़े होने पर वो भी खड़े होते थे? बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। बताइए बहलोल लोदी के पुत्र का नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है, गाजे सिकंदरी। निजाम खां का नाम ही सिकंदर। चलिए, निजाम खां जो है, निजाम खां का ही नाम क्या है? सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी। ठीक है, और निजाम खां जो है वो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, बताइए सिकंदर लोदी जो है वो कौन से शहर की स्थापना किया था? आगरा। सिकंदर लोदी किनके पुत्र थे? बहलोल लोदी के। किनके? बहलोल लोदी के। और सिकंदर लोदी के पुत्र कौन हुए? सिकंदर लोदी के पुत्र हुए थे इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, गज सिकंदरी किसने स्टार्ट किया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए बताइए फारसी कविताएं में लिखी सुल्तान सिकंदर लोदी जो है एक कविता लिखा था गुलरुखी शीर्षक से। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से। बताइए इब्राहिम शाह जो है, इब्राहिम लोदी जो है उनके साथ और कौन थे जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? बाबर। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। तो ये बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पत्र कौन दिए थे? पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और उनके चाचा आलम खां। ठीक है, दौलत खान लोदी पंजाब के शासक थे और उनके चाचा आलम खां। ठीक है, चलिए बताइए कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की? 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने। वो किसके समकालीन थे? मतलब किसका शासन चल रहा था उस समय? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, कौन से ऐसे शासक थे जो कि सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक। और कौन से ऐसे शासक थे जो कि 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन से ऐसे शासक थे जिनमें दासों की संख्या सबसे अधिक थी? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन से ऐसे शासक थे जो कि दीवान ए मतलब सेना के लिए दीवान ए अर्ज व्यवस्था शुरू किया था? दीवान ए अर्ज किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पूरा सल्तनत कालीन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बताइए बलबन ने कौन सी व्यवस्था शुरू किया था? सजदा एवं पैबोस। अच्छा, तो कौन से शासक थे जो कि एक फारसी त्योहार जिसका नाम क्या था? फारसी त्योहार क्या नाम था? नौरोज शुरू किया था। कौन? बलबन।
और होली में कौन भाग लेते थे? फिरोज। होली में कौन भाग लेते थे? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ऐसा शासक थे जो कि होली में भाग लेते थे। लेकिन सिकंदर लोदी के द्वारा ध्वस्त एक मंदिर था, वो मंदिर कौन सा था? ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा? ज्वालामुखी मंदिर। और कौन से ऐसे शासक थे जो कि तजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था? और सिकंदर लोदी। तजिया पर भी लगाए थे और एथी पे भी लगा दिए थे। और स्त्री न मस्जिद पे जाएगी। जजिया कर किसने शुरू किया था? अकबर। जजिया कर किसने शुरू किया था ब्राह्मणों पर? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। अभी अकबर नहीं गए। फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो कि ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर लगाते थे। ठीक है, बताइए। कृषि पे भी लगा दिया। अच्छा, अमीर कोही जो कृषि से संबंधित है विभाग है, वो किन्होंने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और एक विभाग है दीवान एक खैरात। दीवान एक खैरात विभाग किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक। और दीवान एक खैरात किसके लिए था? महिलाओं के लिए, जो विधवा महिला थी। ठीक है, जो लड़की थी उनके लिए। ठीक है, बताइए। एक खान ए जहां तेलंगानी मस्जिद है। ठीक है, खान ए जहां तेलंगानी मस्जिद को और किस नाम से जाना जाता है? के उमर के मस्जिद से उसका तुलना किया जाता है। खान ए जहां तेलंगानी मस्जिद को जेरूसलम में स्थित उमर के मस्जिद से तुलना किया जाता है। ठीक है, बताइए। खान ए जहां तेलंगानी मस्जिद किसने बनवाया था? मकबरा किसने बनवाया था? फिरोज के काल में बना था। ठीक है, बताइए। तैमूर लंग ने जो इनके समय में आक्रमण कर दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग के सुल्तान कौन थे उस समय? तैमूर लंग ने कौन से सुल्तान के समय आक्रमण कर दिया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। कौन? तैमूर लंग। ठीक है, और फिर तैमूर लंग के सेनापति कौन हुए? खिज्र खां। उन्होंने फिर शासन करना, सैयद वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज बता दीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश आया सल्तनत कालीन में। गुलाम वंश, तब खिलजी वंश, तुगलक वंश, तब सैयद वंश, तब लोदी वंश। ठीक है, सबसे बाद में कौन आया? लोदी वंश। ठीक है, जो पहला अफगान शासक था लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश क्या था? पहला अफगान शासक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। इससे पहले बताइए कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने। और सब जो वैधानिक रूप से खलीफा के द्वारा मिला था किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन से वंश के थे? किसके थे? गुलाम वंश के। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कौन आए थे? इल्तुतमिश से पहले कौन आए थे? इल्तुतमिश से पहले कौन आए थे? कौन शासन किए थे? आराम शाह। आराम शाह के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और फिर इल्तुतमिश के बाद कौन आए थे? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे? रजिया सुल्तान। उसके बाद कौन आए थे? रजिया के बाद बहराम शाह। बहराम शाह नहीं, बहराम शाह। और फिर बहराम शाह के बाद कौन आए थे? बलवंत नसीरुद्दीन। तब बलबन। ठीक है, बहराम शाह, तब सुल्तान अलाउद्दीन मसूद, तब नसरुद्दीन। एक बीच में छूट जाता है। बहराम शाह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन मसूद, तब आए थे नसरुद्दीन महमूद, तब आए थे बलबन। ठीक है, कौन से ऐसे शासक थे जो कि टोपी सीकर अपने जीवन यापन करते थे? नसीरुद्दीन। ठीक है, और नसीरुद्दीन ने बलबन को कौन से उपाधि से सम्मानित किया था? नसीरुद्दीन ने बलबन को कौन से उपाधि से सम्मानित किया था? याद है? उलूग खां की उपाधि। हाँ, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दिया था? उलूग खां। और एक उलूग खां थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे उलूग खां। ठीक है,
और एक उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था। वो अलग उलूग खां और ये अलग उलूग खां, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यानी कि बलबन को भी उलूग खां कहा जाता है, जो कि नासिरुद्दीन महमूद ने उपाधि दिया था, ठीक है। उतना फेमस नहीं है वो उपाधि बलबन के लिए, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि दिया था उलूग खां का, और उलूग खां एक मोहम्मद बिन तुगलक हुए थे, ठीक है। तो चलिए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की और केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होते थे उस समय? सुल्तान। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया को क्या कहा जाता था? सुल्तान। क्या कहा जाता था? सुल्तान। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। जो अमीर थे उनका महत्व चरमोत्कर्ष पर था। अमीर ही बहुत सारे डिसीजन लिया करते थे, तो अमीरों का महत्व क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। किसके समय में? लोधी वंश के शासनकाल में। किसके समय में? लोधी वंश के शासनकाल में। तो लोधी वंश में अमीर का बहुत ज़्यादा महत्व था, ठीक है। किसके समय में? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और उनके बाद कौन आए उत्तराधिकारी? सिकंदर लोधी, ठीक है। सब सीरीज याद रखिएगा। सिकंदर लोधी के बाद कौन आए? इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए अमीरों का महत्व किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? लोधी वंश के समय में। सल्तनत कालीन काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत। तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत, ठीक है। मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। तो मजलिस एक खास जगह मीटिंग के लिए होता था जगह, ठीक है। और उसी जगह में मजलिस एक खास में ही मजलिस खलवत यानी कि मंत्री परिषद का क्या होता था? बैठक होता था। मजलिस खलवत यानी कि मंत्री परिषद का बैठक क्या होता था? मजलिस खास में। चलिए बार एक खास क्या था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था, ठीक है, ठीक है। एक था दीवान एक खास, ठीक है। दीवान एक खास किसके समय था? अकबर के समय, ठीक है। और ये है बार एक खास। और दीवान बंदगान किसके समय? फिरोज शाह तुगलक। और बार एक खास किसके समय? ये इसमें सल्तनत काल के समय। बार एक खास किसके समय? सल्तनत काल के समय। तो बार एक खास क्या होता था? सुल्तान जितने भी दरबारी थे, खानों थे, अमीर थे, मालिक थे, रईस थे, सबको बुलाते थे बार एक खास में, ठीक है। और मजलिस एक खास में क्या होता था? मंत्री परिषद का बैठक होता था, और बार एक खास में सभी भाग लेते थे, ठीक है। सुल्तान, दरबारियों, ठीक है। और मजलिस एक खास में सिर्फ मंत्री परिषद के लोग, और बार एक खास में सभी लोग भाग लेते थे, ठीक है। बार आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। देखिए जितना भी राजकीय कार्य था सभी राजकीय कार्य को पूरा करने के लिए बार आजम जाते थे, ठीक है। तो बार आजम क्या था? सभी राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता। सभी राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा होता था कहाँ पे? बार आजम में, ठीक है। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। देखिए वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर। वजीर को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। तो राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होते थे? वजीर। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन रखते थे? मुशरिफ मुमालिक, ठीक है। महालेखागार जिसको कहते हैं, महालेखाकार। मुशरिफ मुमालिक क्या रखते थे? प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मुशरिफ मुमालिक। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखते थे? मजमुआदर, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी की तरह आपको नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना ही पड़ेगा। तो कोषाध्यक्ष कौन थे? खजीन। कौन थे? खजीन। कोषाध्यक्ष कौन थे? खजीन। दीवान अर्ज थे और अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख जो थे वो थे आरिज मुमालिक। दीवान अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख कौन थे? आरिज मुमालिक। दीवान अर्ज किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ना। सैन्य विभाग के लिए अलाउद्दीन खिलजी शुरू किए थे, ठीक है। दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे आरिज मुमालिक। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होते थे सद्र उस सुदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होते थे
कजात, काजी है ना, काजी मतलब न्यायाधीश ही होता है। जैसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसको? इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इब्न बतूता को नियुक्त। दिल्ली का काजी मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। कौन होता है? न्यायाधीश। तो काजी उल कजात मतलब सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे? काजी कजात, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं होते थे वो, सुल्तान ही सारा डिसीजन लेते थे। सुल्तान के बाद अगर पूछा जाए तो इन्हीं का था काजी उल कजात उस समय, ठीक है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? बरीद मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होते थे? बरीद मुमालिक। गुप्तचर विभाग का बरीद मुमालिक। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करते थे? वकील दर। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल वकील दर। दान विभाग का दीवान खैरात, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दीवान खैरात दान विभाग का, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दान विभाग का दीवान खैरात, दान विभाग का दीवान खैरात, दान विभाग का दीवान खैरात। और दीवान खैरात स्त्री महिलाओं के लिए भी था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और दान खैरात क्या था? दीवान विभाग था, ठीक है। और दीवान बंदगान, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दास विभाग का दीवान बंदगान, दास विभाग का दीवान बंदगान, दास विभाग का। दीवान इस्तिहाक, ये भी याद रखिएगा, पेंशन विभाग का। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग का। तो ये तीन जो लास्ट है ये इम्पोर्टेंट है। दीवान खैरात किसके लिए? दान विभाग के लिए। दीवान खैरात दान विभाग के लिए। और महिला और स्त्री सबके, विधवा महिला के लिए भी था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। लड़कियों के लिए भी, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी था, ठीक है। तो दान विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान खैरात, दीवान खैरात। और दीवान बंदगान किसको कहा जाता था? दास विभाग, ठीक है, दास विभाग को। दीवान बंदगान दास विभाग को, ठीक है। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, ठीक है। बंदगान बंद करके रखेंगे, दास बना के, ठीक है, ऑप्शन ट्रिक से बंद करके रखेंगे, दास बना के। बंदगान, बंद मतलब दास रहते थे। दीवान बंदगान मतलब दास विभाग, ठीक है। दीवान बंदगान दास विभाग याद रहेगा। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, ठीक है। चलिए बताइए, दीवान खैरात दान विभाग, क्या? दान विभाग। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। और दीवान बंदगान दास विभाग, क्या? दास विभाग, ठीक है। चलिए, और राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होते थे? वजीर। कौन होते थे? वजीर। और ये जज कौन होते थे? काजी, ठीक है। तो सुल्तान काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था, ठीक है। तो देखिए, दीवान रियासत जो थे, दीवान रियासत, ये क्या करते थे? धार्मिक मामला का और पवित्र स्थान और योग्य विद्वान और धर्म परायण लोग को क्या कहते थे? वजीफा देता था, ठीक है। तो धार्मिक काम के लिए दीवान रियासत था, क्या था? दीवान रियासत। धार्मिक काम काज के लिए क्या था? दीवान रियासत था, क्या था? दीवान रियासत, ठीक है। धार्मिक काम के लिए क्या था? दीवान रियासत, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रमुख कौन होता था? सदर होता था, जो साधारणतः प्रधान काजी होता था, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होते थे? सदर, जो कि क्या होता था? काजी होता था, ठीक है। प्रमुख कौन होते थे? सदर होता था। और सदर कौन होते थे? काजी ही होते थे, ठीक है। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था, यानी कि न्याय विभाग जो थे उनका भी अध्यक्ष होता था, दीवान रियासत, ठीक है। दीवान रियासत, यानी कि दीवान रियासत धार्मिक मामला से रिलेटेड है। और दीवान रियासत जो है वो न्याय व्यवस्था भी देखते थे, न्याय का भी अध्यक्ष होते थे। और उनके प्रमुख को सदर कहा जाता था। और सदर कौन होते थे? काजी ही होते थे, ठीक है। काजी मतलब न्यायाधीश, ठीक है। तो दीवान रियासत में कौन होते थे? काजी होते थे, ठीक है। दीवान मुस्तखात, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब टोटल, ठीक है। दीवान पूछेगा मुस्तखात किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय, वित्त विभाग से रिलेटेड है।
दीवान यानी कि ये धार्मिक काम का कार्य देखता था ना, ठीक है। दीवान मुस्तखात ये वित्त विभाग से है, ठीक है। धार्मिक कामकाज के लिए तो दीवान रियासत था। दीवान मुस्तखात किसके लिए था? वित्त विभाग से, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, बोले थे ना बलबन के समय। दीवान अर्ज बलबन के समय, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बलबन के समय। दीवान अर्ज किसके समय? बलबन के समय। दीवान अर्ज किसके समय? बलबन के समय, सैन्य विभाग। दीवान अर्ज किसके समय? बलबन के समय, सैन्य विभाग, ठीक है। चलिए, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय। बंदगान में लिख लीजिए दास विभाग, ठीक है, दास विभाग था। दीवान बंदगान क्या था? दास विभाग। दीवान खैरात, दीवान खैरात क्या था? दान विभाग था। दीवान खैरात क्या था? दान विभाग था। दीवान इस्तिहाद क्या था? पेंशन विभाग था। दीवान इस्तिहाद क्या था? पेंशन विभाग था, ठीक है। तीनों फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दास दान पेंशन, ठीक है, दास दान पेंशन सभी था फिरोज शाह तुगलक के समय। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो बताइए, दीवान बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान रियासत, दीवान खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, कृषि विभाग। दीवान अर्ज बलवंत के समय। दीवान अर्ज सैन्य विभाग किसके समय में? बलबन के समय में। दीवान अर्ज किसके समय में? बलबन के समय में, सैन्य विभाग। दीवान मुस्तखात किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, वित्त विभाग। दीवान मुस्तखात किसके? मुख्तखराज किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। मुख्तखराज किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। चलिए बताइए, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए? वित्त विभाग। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय में, किसके लिए? दान विभाग। दीवान बंदगान दीवान बंदगान किसके लिए? दास विभाग के लिए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवान बख्तियात फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग। दीवान इस्तिहाक किसके समय में? पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऐसे याद नहीं होता है तो ठीक से याद रखिए, हाक है उनका पेंशन लेना, हाक, ठीक है। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, वो काम किए हैं, नौकरी किए हैं, तो हक है उनका पेंशन लेना। तो दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, ठीक है। दीवान खैरात दान विभाग, खैरात में दान विभाग, ठीक है। तो दान दे रहे हैं, खैरात विभाग दान विभाग। और बंदगान, बंधन में दास, बंदगान दास, ठीक है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन के समय में। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और दीवान मुख्तखराज वित्त विभाग, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, दीवान इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता है। दीवान इंसा जो है एक नामक विभाग जो है वो राज्य के पत्राचार से संबंध रखता है। तो राज्य का पत्राचार जो है, राज्य का पत्राचार, ये था दीवान इंसा, ठीक है। वैसे ये जो विभाग आप देखे ये बॉक्स में, ठीक है, यही विभाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए, दीवान इंसा जो था वो पत्राचार से संबंधित था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि जो साम्राज्य था उसमें बहुत सारे भागों में चल रही गतिविधि, कैसे कैसे चल रहा है काम, ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए पूर्ण जानकारी के लिए दूत नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये दूत जो थे वरीद कहलाते थे। दूत को क्या कहा जाता था उस समय? वरीद। दूत को क्या कहा जाता था? वरीद। वरीद क्या थे? दूत थे। और सदर क्या थे? दीवान रियासत के हेड थे, सदर, ठीक है। और वरीद क्या थे? दूत थे, ठीक है। वरीद क्या थे? दूत थे, ठीक है। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे, जो कि शासन में
जो सबसे ज्यादा विश्वास जिस पर होता था उसी को क्या कहा जाता था, बरीद के पद पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, क्योंकि वो गुप्तचर का काम करना था उनको। ठीक है, हो सकता है कि उनको कोई मिला ले, बोले हो कि हम गुप्तचर हैं, उनको कोई मिला ले, तो जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था उन्हीं को बरीद पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो बरीद के पद पर नियुक्त किसको किया जाता था, जो सबसे विश्वास पात्र था। ठीक है, तो बरीद क्या था, गुप्तचर था। ठीक है, गुप्तचर को क्या, दूत को क्या कहा जाता था, बरीद। क्या कहा जाता था, बरीद। दूत को क्या कहा जाता था, बरीद। दूत को क्या कहा जाता था, बरीद। क्या कहा जाता था, बरीद। और बरीद क्या था, सबसे विश्वास पात्र लोगों में से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक का काम अच्छा भी होता था। ठीक है, बहुत अच्छा काम किए थे कि दीवान बंदगान स्थापित किए थे, दीवान खैरात स्थापित किए थे, दीवान इस्तिहाक स्थापित किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक एक विभाग का स्थापना किए थे, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, लोक निर्माण विभाग, लेकिन इनके द्वारा ब्राह्मणों पर भी टैक्स जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, यह विभाग नहरों का सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। देखिए, ये जो विभाग थे, लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो बनाया गया था, ये विभाग नहर का और सार्वजनिक भवन का निर्माण करते थे। तो नहर और सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग। कौन सा, लोक निर्माण विभाग। कौन सा, लोक निर्माण विभाग। और फिरोज शाह तुगलक ही ऐसे शासक थे जो कि 5 नहरों का निर्माण करवाए थे। कौन, फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सल्तनत काल सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था। ठीक है, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। तो सल्तनत जो है अलग अलग बहुत सारे प्रांत में बटा था, उस प्रांत को ही इक्ता कहा जाता था। क्या, इक्ता। इक्ता क्या होता था, प्रांत होता था। इक्ता क्या होता था, प्रांत होता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। तो इक्ता के देखिए प्रांत जो थे, प्रांतों में बटा हुआ था, वो जो प्रांत में बटा हुआ था उसी को इक्ता कहते थे। ठीक है, तो प्रांत क्या होता था, इक्ता। और वो चलाते कौन थे, शासन कौन चलाते थे किसके द्वारा, इक्ताओं में नायब, वली या मुक्ति द्वारा। ठीक है, इक्ताओं में जो शासन चलाते थे उनको नायब, वली और मुक्ति कहा जाता था। इक्ताओं को सिकों मतलब होता है जिला। ठीक है, में विभाजित किया जाता था। इक्ताओं को किस में विभाजित किया गया था, सिकों में, जिलाओं में। ठीक है, देखिए, इक्ता होता था क्या, प्रांत में शासन कौन करते थे, नायब, वली या मुक्ति। और इक्ता को फिर किस में बांट दिया, जिलों में। ठीक है, या सिकों में। ठीक है, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है, सिकदार कौन होता था, सिकों का अधिकारी होता था। सिकों का सैनिक अधिकारी कौन होता था, सिकदार। और सिकदार क्या था, जिला था। जिला किससे बना, जिला बना इक्ता से। इक्ता क्या था, प्रांत था। ठीक है, इक्ता यानी प्रांत को ही डिवाइड कर दे अलग अलग, तो क्या बन गया, सिकों बन गया। और सिकों क्या था, जिला था। और जिला का प्रमुख कौन होता था, सिकदार। सिकदार। ठीक है, अब देखिए, उस समय गुप्त काल के समय याद है ना, उस समय सबसे जो ऊपर रहते थे वो देश। ठीक है, उसके बाद कौन होते थे, प्रांत। ठीक है, फिर विषयपति, जिला। ठीक है, ग्रामिक। ठीक है, चलिए, इसमें क्या हुआ, इक्ता तब क्या हुआ, इक्ता के बाद सिकों मतलब जिला। ठीक है, चलिए, राजस्व व्यवस्था, उस्र जो थे, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र क्या था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था, खराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था, खराज। यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उनसे जो लिया जाने वाला भूमि था वो था खराज। और मुसलमान से जो भूमि लिया जाता था वो था उस्र। क्या था, उस्र। और मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां हिस्सा था वो लगाता था, जिसको कहते थे जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर कितना लगाया जाता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जितना संपत्ति है उसका 40वां हिस्सा लगाया जाता था, 60% ही वो
रखते थे मुसलमान, ठीक है। तो ये कर जो था ये जकात कर था, क्या जकात, ठीक है। कौन सा कर था? जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन लगाते थे? जकात, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा था, ठीक है। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर क्या था? जजिया। जजिया। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर क्या था? जजिया। जजिया। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा था? जजिया। जजिया, ठीक है। चलिए, जजिया माने टैक्स होता ना। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा था? जजिया। जजिया, ठीक है। तो जजिया जो है वो धार्मिक कर था गैर मुसलमानों पर, जैसे ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, ठीक है। तो गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर था वो था जजिया कर, लेकिन जो गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला भूमि कर था वो था खराज। भूमि कर क्या था? खराज। और मुसलमानों पर लिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन था? जजिया। कौन सा? जजिया। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन था? उस्र। भूमि कर कौन था? उस्र, ठीक है। भूमि कर कौन था मुसलमानों से? उस्र। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर? खराज। कौन सा? खराज। गैर मुसलमानों पर खराज और मुसलमानों पर जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात। देखिए, भूमि कर अलग कर दीजिए, धार्मिक कर अलग कर दीजिए, ठीक है। और भूमि कर में हिंदू मुस्लिम को दे दीजिए अलग अलग, और धार्मिक कर में हिंदू मुस्लिम अलग अलग, ठीक है। तो धार्मिक भूमि कर में मुसलमान के लिए उस्र और मुसलमान के लिए धार्मिक कर, हाँ, ठीक है। और हिंदू नहीं, ये गैर मुसलमान है, यानी कि कोई भी हो सकता है, गैर मुसलमान है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो गैर मुसलमान जितना भी है मुस्लिम छोड़ के, ठीक है, हिंदू नहीं मुस्लिम छोड़ के जितना भी है सब क्या लिया जाता था? सबसे लिया जाने वाला टैक्स था खराज, ठीक है। कौन? खराज, ठीक है। और मुसलमानों पर धार्मिक कर कौन सा था? जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात, और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया। मुसलमानों पर जकात, ठीक है, और गैर मुसलमानों पर जजिया। याद रहा? जो दोनों है, जकात और जजिया, और उस्र और खराज, ठीक है। उस्र और खराज, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखते हैं कि खम्स जो थे ये लूटे हुए धन थे। पहले भी हम देख चुके थे खम्स, लूटा हुआ धन, ठीक है। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय खम्स चलता था, लूटा हुआ धन, जो कि कितना भाग लिया जाता था? 3/4 भाग लिया जाता था। 1/4 से 3/4 कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो खम्स क्या था? लूटा हुआ धन या लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, ठीक है, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। यह तथा शेष 4/5 जो था भाग पर उनके सैनिकों अथवा खराज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था, ठीक है। 4/5 भाग क्या होता था? सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था, जो खजाना प्राप्त किया, ठीक है, खम्स को। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर जितने भी शासक थे उसने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के छोड़, सिर्फ फिरोज शाह तुगलक जो थे वे ऐसा शासक थे जो कि अपने पास ज्यादा नहीं रखे, अपने पास मात्र 1/5 रखे, लेकिन उनको छोड़कर जितने भी थे सभी शासक वो 4/5 हिस्सा स्वयं रख लिए, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या किए? 4/5 जाओ सब बांट देना, जाओ सेना में दे देना, जो लूटा था उसको दे देना, सबको बांट देना। फिरोज शाह तुगलक ऐसा किए, लेकिन उनको छोड़ के जो आए सब 4/5 रख लिए, 1/5 में बोले तुम लोग बांटना, समझे ना बात को। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो सुल्तान सिकंदर लोदी ऐसा शासक थे, सिकंदर लोदी, जो कि लूटा हुआ खजाना पर कोई भी हिस्सा नहीं लिए, गड़े हुए खजानों पर कोई भी हिस्सा नहीं लिए। कौन? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। और सिकंदर लोदी के बारे में आप जानवे करते हैं। सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। निजाम खां थे ना सुल्तान
नहीं नहीं, वो तो हाँ, सिकंदर का वही निजाम सिकंदर था। वाले लिया था सिकंदर लोधी सिकंदर वही लोधी। है। हाँ, निजाम खान थे सिकंदर लोधी। हाँ। ठीक है। बहलोल लोधी के पुत्र थे निजाम खान यानी कि निजाम सिकंदर लोधी। सिकंदर। ठीक है। उनका पुत्र इब्राहिम लोधी। चलिए, और सिकंदर लोधी जो थे वो गजे सिकंदरी स्टार्ट किए थे नाव तौल के लिए। ठीक है। चलिए, सिखों को अच्छा कौन से ऐसे शासक थे जो कि गलत नाव तौल पर उसका मांस काट के अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मांस काट के अलाउद्दीन खिलजी। कसाई को नापने के लिए देता सिकंदर लोधी था। अलाउद्दीन खिलजी थे। हिंदी ठीक है। चलिए, वो भी काटते थे मांस। कौन ना अशोक मृत्युदंड थे। बोले जो अशोक थे तो मृत्युदंड देते थे। ठीक है। चलिए, जो 1/10 हिस्सा रखा गया था उस समय मौर्य वंश के समय में, उतना भी टैक्स नहीं दे, अगर चोरी करता था तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है, उस समय। ठीक है, मौर्य वंश के समय में सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। सिख जो थे, सिख समझ रहे हैं ना, वही जिला को परगनों में विभाजित किया था। ठीक है। मुक्ति था, इक्ता जो प्रांत होते थे, इक्ता को सिखों में और सिखों को परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, परगनों में। आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल क्या था? परगना का प्रमुख अधिकारी था। कौन थे? आमिल। ठीक है। और सिखों का नायब, वली या मुफ्ती, और आमिल किसके अधिकारी थे? परगनों का। ठीक है था। और मुशरीफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करते थे? अमीर सदा। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करता था? अमीर सदा। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख कौन करते थे? अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। ठीक है। चलिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। उस सबके समय, गुप्त समय में भी ग्राम होते थे। ठीक है। सबसे छोटी इकाई सब में क्या होता था? ग्राम होता था। ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इक्ता, फिर सिखों, फिर परगना, ठीक है, फिर ग्राम। ठीक है। तो इक्ता, सिखों, परगना, ग्राम, ये इक्ता सिखों, परगना, ग्राम, इस तरह से चलता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे बड़ी इकाई इक्ता। ठीक है, इक्ता। ठीक है। चलिए, ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग क्या होते थे? खूत मतलब छोटे जमींदार। ये छोटे जमींदार गांव में सबसे प्रभावशाली होते थे, खूत। ठीक है। और मुकद्दम जो होते थे, मुखिया होते थे। ठीक है। मुकद्दम क्या होते थे? मुखिया होते थे। मुकद्दम क्या होते थे? मुखिया होते थे। और खूत क्या होते थे? छोटे जमींदार। खूत क्या होते थे? छोटे जमींदार। ठीक है। चलिए, ग्राम का एक पटवारी होता था। ग्राम का क्या होता था? एक पटवारी होता था। ग्राम का क्या होता था? पटवारी। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहते थे? खास खेल नाम दिया जाता था। अस्थाई सेना को, सुल्तान का जो अस्थाई सेना था, एक जगह रख जो काम करते थे, उनको नाम दिया गया था खास खेल। क्या दिया था? खास खेल। खास खेल दिखाते थे, खास खेल। ठीक है। चलिए, 10 मलिक जो थे, चलिए 10 अश्वारोही, एक सर एक खेल। 10 सर एक खेल, एक सिपहार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का अधिकार बनाया गया था। तो मंगोल सेना का जो वर्गीकरण था, ठीक है, उन्हीं के वर्गीकरण की जो दशमलव प्रणाली थी, उनको सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था, मंगोल के दशमलव प्रणाली को। ठीक है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो बारूद से की सहायता से गोला फेंका जाता था, उस मशीन को कहते थे मंगलिक या अर्राद। क्या कहते थे? मंगलिक या अर्राद। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता समझ रहे हैं ना, प्रांत को कहते थे। तो कौन से ऐसे शासक थे जो कि इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से ऐसे शासक थे जो कि इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिए? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। इक्ता प्रथा क्या था? इक्ता प्रथा ये
सुबह प्रांत था, प्रांत में जो बढ़ता था। लेकिन इक्ता प्रथा कोई प्रथा था, ठीक है, इक्ता प्रथा याद है, तो याद है आया था। कल अलाउद्दीन खिलजी में अरे इतने में था, इतना प्रथा लागू इतने अलाउद्दीन के समय में इक्ता प्रथा क्या था? अलाउद्दीन के समय में इक्ता प्रथा क्या था? ठीक है, नहीं दिया गया है। चलिए, अलाउद्दीन के समय में इक्ता प्रथा, चलिए नहीं दिया है। चलिए, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले इक्ता प्रथा क्या होता था। ठीक है, चलिए, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इक्ता प्रथा को शुरू फिर किसने कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इक्ता प्रथा को शुरू किसने कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया करके भी शुरू कर दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, और इक्ता प्रथा को भी शुरू कर दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। तो सल्तनत काल में अच्छा नस्ल का घोड़ा कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की, अरब और रूस से मंगाया जाता था। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे, समझिए, बंगाल से हाथी मंगाया जाता था, समझ मतलब, इधर हाथी बहुत होता था, जहाँ मगध सब में बहुत 500 हाथी दिए नहीं थे। बहुत हाथी होता था। शादी ब्याह में हाथी दान करा था। हाँ? शादी ब्याह में हाथी दान करा था। हाँ। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसको दिए थे? इसको दिए थे। उन्हीं को दिया था, वही दिया था। निकोटर को। सेल्यूकस निकेटर को। पुत्री का जो विवाह हो गया था कार्नेलिया का, उनके साथ। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल का घोड़ा तुर्की, अरब और रूस से आते थे। और हाथी कहाँ से आते थे? बंगाल से। बंगाल से। हाथी कहाँ आते थे? बंगाल से, ठीक है। चलिए, सरस्वती जो थे ये क्या थे? अच्छी किस्म के चावल के लिए स्थान था सरस्वती, ठीक है। व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में अनहिवाड़ा, रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव, नील उत्पादन के लिए आगरा। आगरा में उस समय नील उत्पादन होता था, समझ रहे हैं। सोने चांदी व जड़ी काम के लिए बनारस। वाह, सोने चांदी और जरी के लिए काम आता था बनारस, समझ रहे हैं। बनारस, सोने चांदी और जरी काम के लिए बनारस। और अच्छी किस्म के चावल के लिए सरस्वती जाइए। और व्यापारियों का तीर्थ स्थल कौन था? अनहिनवाड़ा। व्यापारी लोग तीर्थ स्थल भी जाते थे, अनहिनवाड़ा था। रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव था, रेशमी रजाइयों के लिए सतगांव था, ठीक है। चलिए, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था, ठीक है। सल्तनत कालीन कानून था वो शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था, यानी कि धर्म से जोड़ के देखता था। शरीयत कानून में शरिया लॉ होता है, शरीयत, कुरान, हदीस, ठीक है। शरीयत कुरान पर आधारित था, ठीक है। तो कुरान में जैसा जैसा था उसी के अनुसार था, और हदीस पर आधारित था। तो सल्तनत कालीन कानून कैसा था? शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। सल्तनत कालीन कानून कैसा था? शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था, ठीक है। मुसलमान कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। मुसलमान कानून कुरान था, हदीस था, इजमा था, कयास था, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे मुसलमान कानून के, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ठीक है। कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। वैसे तो न्याय के लिए कौन थे? काजी थे, ठीक है। लेकिन सुल्तान जो थे वो सप्ताह में 2 बार न्याय के लिए उपस्थित होते थे। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मुक्ताई। क्या कहते थे? मुक्ताई। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे? मुक्ताई। तो सल्तनत काल में जो निर्धारित किया जाता था मिश्रित प्रणाली लगान, उसको क्या कहते थे? मुक्ताई। भूमि की नाप जोख रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण कौन करता था? मसाहत कहलाता था, ठीक है। भूमि का नाप जो कर लिया, उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित कौन करने का निर्धारण करता था, उसको क्या कहते थे? मसाहत। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की,
ठीक है, किसने? अलाउद्दीन ने। तो भूमि की नाव जोक रखने के बाद क्षेत्रफल पर आधारित लगाम की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन ने। किसने की? अलाउद्दीन ने। किसने की? अलाउद्दीन ने। और इक्ता प्रथा किसने समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन ने। और इक्ता प्रथा पुनः स्थापित किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर किसने शुरू कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया का ब्राह्मणों पर फिर तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर लगाया था। जजिया कर ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर, जकाती तो इधर ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू कर दिया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे जजिया कर जो है धार्मिक धर्म से रिलेटेड है। गैर मुसलमान के लिए जजिया कर लगाया जाता था धार्मिक के लिए, लेकिन गैर मुसलमानों पर भूमि कर क्या होता था? भूमि कर खराज। गैर मुसलमानों पर भूमि कर खराज। और गैर मुसलमानों पर ये मुसलमानों पर धार्मिक कर नहीं, मुसलमानों पर भूमि कर कौन? उस्र। मुसलमानों पर भूमि कर उस्र। और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया। और मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात कौन? जकात। ठीक है, जकात ना। ठीक है, चलिए जकात। चलिए जो दोनों है। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि जो थी वो खालसा भूमि थी। पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में कौन सी भूमि रहती थी? खालसा भूमि। कौन से? खालसा भूमि। पूरी तरह केंद्र में नियंत्रित कौन सी भूमि रहती थी? खालसा भूमि। कौन सी? खालसा भूमि। अलाउद्दीन के दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने दान दी गई, जितना भी दान दिया गया था भूमि, ठीक है, वो सारा भूमि अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सबको खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने। और खालसा भूमि क्या होता था? पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आता था खालसा भूमि। ठीक है, तो जो केंद्र कहता था वही होता था वो खालसा भूमि। ठीक है, तो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में कौन सा भूमि था? खालसा भूमि। दान में जो लोग देते थे भूमि, उनको छीनकर क्या करते थे? सभी खालसा भूमि में परिवर्तित कर देते थे। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। तो चांदी खालसा जो मुद्रा व्यवस्था थी वो चांदी का टंका और तांबे का दिरहम। तो पूछेगा कि चांदी के सिक्के को, चांदी के मुद्रा को क्या कहते थे? टंका। और तांबे का दिरहम, तांबे का मुद्रा को सल्तनत काल में क्या कहते थे? दिरहम। तांबे के दिरहम पर आधारित था। मुद्रा जो था व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। ठीक है, चलिए देवल जो है वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है, राष्ट्रीय बंदरगाह। हाँ, देवल क्या था? इंटरनेशनल पोर्ट था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था देवल सल्तनत काल में। ठीक है, चलिए बस यहीं तक। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं हम अपनी सेवा को। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, कम से कम हमें 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, आपके सामने आकर लाइव आएंगे।